हेलो स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री के सिलेबस की एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी पूरी बताता हूं। उसके बाद में अपन यूनिट वाइज टॉपिक लेंगे। ठीक है, बीएससी पार्ट फर्स्ट में केमिस्ट्री के अपने पास 3 पेपर रहेंगे। पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर सेकंड अपने पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। हर पेपर में 5-5 यूनिट होंगी। यूनिट का क्लासिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात पर अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं तो इसमें यूनिट फर्स्ट आती है अपने पास आयनिक सॉलिड, प्लस इसमें शामिल होता है मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध जिसको अपन बोलते हैं। और तीसरा इसमें शामिल होता है अपने पास आयनिक सॉलिड आ गया, मेटेलिक बॉन्ड आ गया। इसके अलावा अपने पास में थर्ड इसमें जो शामिल होने वाली है वो है वीक इंटरेक्शन, जिसको अपन वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन वगैरह भी कहते हैं। ये तीनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। यूनिट सेकंड जो है, यूनिट सेकंड में अपन पढ़ेंगे इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी, यूनिट सेकंड में एस ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड प्लस एमओटी। यूनिट थर्ड में एस ब्लॉक एलिमेंट प्लस पीरियोडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। यूनिट फोर्थ आएगी अपने पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट प्लस, और यूनिट फिफ्थ आएगी अपने पास जो 2-3 साल पहले नई यूनिट जुड़ी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत बढ़िया यूनिट है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये अपने पास में 5 यूनिट अपनी किसकी रहेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रहेगी। बात अगर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करते हैं तो यूनिट फर्स्ट अपने पास में आएगी रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें अपन कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन रिएजेंट, आज अपन यही पेपर लेने वाले हैं सबसे पहले, और इन्हीं की यूनिट वाइज अपन स्टडी करेंगे। सेकेंड यूनिट की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें सेकेंड यूनिट में अपने पास में आना है हाइड्रोकार्बन, उसके बाद में स्टीरियो केमिस्ट्री, एरिन्स, एरोमेटिसिटी, एल्काइल हैलाइड। ये मुख्य रूप से टॉपिक इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। जो फर्स्ट यूनिट रिएक्शन मैकेनिज्म की है, ये सबसे बड़ी यूनिट है। इसमें अपन जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें सब पूरा बेसिक आएगा।
जिसमें जीओसी और टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंक्लूड होगी, टाइप्स ऑफ रिएजेंट इंक्लूड होंगे, इंटरमीडिएट्स इंक्लूड होंगे। उसके बाद में इन्हीं के आधार पर अपन आगे वाली यूनिट्स की स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन की बात जहां तक कर रहे हैं अपन, हाइड्रोकार्बन अपन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, एल्का डाइइन, इनकी स्टडी अपन करेंगे। एरिन्स या एरोमेटिसिटी में अपन कोई भी कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में अपन क्या करेंगे, जैसे एरोमेटिसिटी को देखेंगे, ये चीजें अपने पास में आनी है। तो सेकेंड यूनिट अपन देखें तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को, स्टीरियोकेमिस्ट्री। यूनिट थर्ड एल्केन, साइक्लोएल्केन, एल्कीन, साइक्लोएल्कीन, एल्काइन और डाइइन, एल्काडाइन भी कह सकते हैं या डाइइन। यूनिट फोर्थ अपने पास में आएगी एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी। यूनिट फिफ्थ अपने पास अपन पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड एंड पॉलीहेलोजन कंपाउंड, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। ये इस तरह से अपने पेपर सेकंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका क्लासिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में सीधी सी बात है, इसमें तीनों स्टेट आएंगी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, और केमिकल काइनेटिक्स। जैसे पहली यूनिट है अपने पास यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में अपन लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे, जो अपन ने थोड़ा बहुत इसका 11th स्टैंडर्ड में अपन ने इसको स्टडी किया था। उसके बाद में अपन यूनिट सेकंड में इसमें गैसियस स्टेट देखेंगे, गैसियस स्टेट। यूनिट थर्ड सॉलिड स्टेट। यूनिट फोर्थ कोलॉइडल स्टेट या सरफेस केमिस्ट्री कह सकते हैं अपन। यूनिट फिफ्थ केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। ये अपने पूरे सिलेबस की यूनिट की स्ट्रेटजी है कि कौन कौन सी यूनिट अपने को पढ़नी है। अब देखो, क्योंकि अपने 12th स्टैंडर्ड में अपन केवल केमिस्ट्री का एक पेपर देके आते हैं जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल शामिल होती है। यहाँ तीनों पेपर की अलग अलग एग्जाम होगी। टोटल केमिस्ट्री का पेपर होगा आपके 100 मार्क्स का, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें 33% रहेगी या 13 मार्क्स का कह सकते हैं अपन। यहाँ पर ऑर्गेनिक भी 33 और फिजिकल केमिस्ट्री होगी 34 मार्क्स, हो गए टोटल 100। टोटल पेपर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर बात करते हैं तो 150 मार्क्स का पेपर होगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अगर दोनों की बात करेंगे अपन तो अपने पास में थ्योरी का 100 मार्क्स का हो गया प्लस 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, टोटल कितना होगा 150। हर यूनिट से, चाहे वो ऑर्गेनिक की हो, चाहे इनऑर्गेनिक की, चाहे वो फिजिकल की यूनिट हो, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से अपने को एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। अपन कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, किसी तरह की कोई सेलेक्टिविटी नहीं रहेंगे कि आधा पोर्शन इसका करेंगे, अपन A to Z पूरा पढ़ेंगे।
अब देखो इसमें जैसे आयनिक सॉलिड मेटेलिक बॉन्ड वीक इंटरेक्शन। अच्छा एक खास बात जो ध्यान में रखनी है अपने को, यहां पर देखो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आयनिक सॉलिड है और ये फिजिकल केमिस्ट्री की सॉलिड स्टेट है। ये एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो इनमें सिमिलरिटी शो करती है। उसी तरह से अपने पास में जैसे केमिस्ट्री में अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसमें, और फिफ्थ यूनिट जो अपने एल्काइल हैलाइड है इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी रिएक्शन की अपने को देखने को मिलेंगी। ये मान लो बीएससी पार्ट फर्स्ट है वो 12th की 11th-12th की एक्सटेंशन फॉर्म है, बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं है, लेकिन जो टॉपिक अपन ने पहले पढ़े थे उन्हीं टॉपिक को थोड़ा विस्तार से दे दिया, बस यही बात है और कुछ नहीं। आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पेपर सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है और ये स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, उसके बाद ही वो केमिस्ट्री पढ़ पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपन रिएक्शन मैकेनिज्म लेंगे। देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड, कार्बनिक रसायन, यूनिट फर्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कह लो चाहे रिएक्शन मैकेनिज्म कह लो, एक ही बात है, रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपन अभिक्रिया की क्रियाविधि या कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ऐसे भी कह सकते हैं अपन कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इस कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में क्या चीज अपने को पता होनी चाहिए, इनमें क्या क्या पढ़ेंगे, उनका पहले अपन एक कंटेंट्स बना लेते हैं ताकि अपने से कोई टॉपिक छूटे नहीं किसी भी हालत में। आप स्टूडेंट्स लोग भी इस चीज को ध्यान रहे कि अपन कौन सी स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, किस टॉपिक के बाद में कौन सा टॉपिक आना चाहिए। तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो मैं लिख देता हूं। सबसे पहला अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरो रिप्रेजेंटेशन, एरो रिप्रेजेंटेशन। दूसरा अपने पास में है बॉन्ड क्लीवेज, बंद विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, बंद विखंडन। ठीक है। थर्ड अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरमीडिएट्स, फोर्थ जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फिर आगे मैकेनिज्म डिटर्मिनेशन के मेथड वगैरह ये आगे आते रहेंगे, ये मेन टॉपिक रहेंगे अपने। तो सबसे पहले अपन लेंगे एरो रिप्रेजेंटेशन, यानी जो एरो लगाते हैं अपन कि मान लो ए से अपने पास में बी प्रोडक्ट बना है, ठीक है। अब इसमें किस तरह से एरो अपन शो करते हैं, किस तरह से करने चाहिए, उनकी बात अपन करेंगे। देखिएगा पहला टॉपिक मैं लिख रहा हूं एरो रिप्रेजेंटेशन, यानी जो तीर लगाते हैं अपन उनका किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करें। जैसे मान लो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हो, सहसंयोजक बंध, मान लो ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है, और ये बंध है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही परमाणु की तरफ शिफ्ट होते हैं, जैसे मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है एक ही परमाणु की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसको अपन इस तरह से ये एरो दिखाएंगे। इस एरो की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस एरो की बात कर रहा हूं। ये एरो दिखाएंगे और इस एरो को देखो अपन ने ऐसे लिखा है, ऐसे, ठीक है। और ये जो है इसको हेड बोलते हैं, और ये हेड कितने हैं, 2, तो इसको बोलते हैं डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो।
और ये तभी होगा जब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन सिलेक्टिवली एक ही परमाणु की तरफ शिफ्ट होते हो, एक ही एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होते हो। इसको अपन क्या बोलेंगे? डबल हेडेड एरो। अगर मान लो यही इस तरह से बताऊं मैं कि ये बंध अपने पास में कोवेलेंट बॉन्ड है और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन संबंधित दोनों परमाणुओं पर समान रूप से जाएं। एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ चला गया और दूसरा किसकी तरफ चला गया? बी की तरफ। तो ये एरो अपन ने इस तरह से बनाया। इसमें देखो सिंगल हेड है तो इसको क्या बोलते हैं? सिंगल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड एरो या इसको फिश हुक भी बोलते हैं, फिश हुक एरो, दोनों इसी के नाम है। ये तो जनरल सी बात है, अपने को समझने की जरूरत है कि कौन से एरो को क्या बोला जाता है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक एरो रिप्रेजेंटेशन का है। इनमें से एग्जाम में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि अपन एग्जाम में जो रिएक्शन शो करते हैं मैकेनिज्म के जरिए अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्लीवेज करके क्रिया विधि बताते हैं, उसमें अपने को एरो किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो तरीका आना चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस वजह से एरो रिप्रेजेंटेशन अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। अब देखो, अब आगे अपन पढ़ते हैं बॉन्ड क्लीवेज। दूसरा, ये यहां से अपने पास में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो सकता है। बॉन्ड क्लीवेज दूसरा टॉपिक लेते हैं अपन। देखो, बंध विखंडन। यहां पर मैं लिख रहा हूं बॉन्ड क्लीवेज कह लो या बंध विखंडन कह लो, बंध विखंडन या बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, इसमें क्या होता है? बंध विखंडन में अपने पास दो तरीके से बंध जो कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध दो तरीके से टूटता है। देखना कैसे, वही केस में वही एग्जांपल वापस ले रहा हूं। मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल है ए बी और ए और बी के बीच में ये जो बंध बन रखा है ये मैं सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड इसको बोलूंगा, सहसंयोजक बंध इसको बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इस सहसंयोजक बंध में अगर दोनों परमाणु में विद्युत ऋणता अगर समान है, एक संभावना तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है कि एक की विद्युत ऋणता कम है और दूसरे की क्या है? ज्यादा। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो बी की विद्युत ऋणता किससे ज्यादा है? ए से ज्यादा है। बी की विद्युत ऋणता किससे ज्यादा है? ए से। तो ये जो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ क्या करेंगे? गमन करेंगे। जैसे ये बी की तरफ गमन करेंगे, ए पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और बी पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन समांश विखंडन, सॉरी विसमांश विखंडन। विसमांश विखंडन, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। इसमें समान रूप से विभाजन नहीं हुआ है बंध के इलेक्ट्रॉन का, विसमांश हुआ है, यानी सेलेक्टिवली एक की तरफ ही इलेक्ट्रॉन गए। अब एक की तरफ ही इलेक्ट्रॉन जाने से परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि अपने पास में रिजल्ट या प्रोडक्ट के बतौर अपने को क्या मिलते हैं? आयंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आयंस। पॉजिटिव चार्ज वाला अपने पास में केटाइन होगा और नेगेटिव चार्ज वाला क्या रहेगा? एनाइन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई विसमांश विखंडन। विसमांश विखंडन के लिए अपन क्या बोलेंगे कि जब सहसंयोजक बंध के बंध युग्म एक ही परमाणु की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उस तरह के बंध विखंडन को अपन क्या बोलेंगे? विसमांश विखंडन बोलेंगे। दूसरी बात आती है अपने पास में समांश विखंडन। समांश विखंडन जिसको अपन होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज, विसमांश विखंडन, और ये दूसरा क्या है? समांश विखंडन। इसी एग्जांपल को मैं ये कहता हूं कि मान लो मेरे पास में सी और डी ये सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित दो परमाणु हैं, बॉन्डेड दो एटम है। इनमें अपने पास में बंध के दो इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन समान रूप से संबंधित दोनों परमाणुओं पर सहभाजित रहते हो या दोनों परमाणुओं पर जाते हो, तो यहां पर टूटने वाला बंध है उसमें बंध के इलेक्ट्रॉन समान
बंध का विखंडन करते हैं कौन सी कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन का समान विभाजन करके। तो यहाँ पर C पर भी रेडिकल और D पर भी रेडिकल। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जब समान विखंडन होता है तो अपने पास में बतौर रिजल्ट या बतौर प्रोडक्ट हमेशा क्या बनते हैं, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बनते हैं। मुक्त मूलक कह लो या क्या कहेंगे इनको, फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल। अब एक बात ध्यान रखना, आयंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव, और जो रेडिकल होते हैं वो भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील। जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं उनको वो क्या होंगे, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी कम होने का मतलब है कि जब ये रासायनिक अभिक्रिया में बीच में बनते हैं तो ये बहुत थोड़े टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए बनेंगे, फिर तुरंत ये दूसरी उसी अभिक्रिया में आगे की तरफ किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करके प्रोडक्ट निर्माण में भाग ले लेंगे। इसलिए इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। मुक्त मूलक के केस में अपन इनको पढ़ेंगे अलग अलग, केटाइन, एनाइन, रेडिकल, ये अपने सिलेबस में जो इंटरमीडिएट टॉपिक आता है उसमें ये अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये अपने पास में बंध विखंडन। अब इसी में अपन आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में अभिकर्मकों के प्रकार की बात करेंगे अपन कि कौन से रिएजेंट, अपन ने नाम पढ़ा लिखा देखा सुना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकते हैं, कौन कौन से नाभिक स्नेही हो सकते हैं, इनका पहचानने का क्या तरीका है, क्या फीचर है, ये सारी बात अपन पढ़ेंगे। देखिएगा तो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं जिनमें क्वेश्चन आना सर्टेन है, निश्चित है, 100% यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो सिलेबस है पंडित दीनदयाल शेखावटी यूनिवर्सिटी, अलवर और भरतपुर यूनिवर्सिटी, इनका कॉमन सिलेबस है और हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पहली यूनिट से पूछा जाता है कि दिए गई स्पीशीज में से इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही को छांटिए, यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को क्या करते हैं, आइसोलेट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ रिएजेंट, अभिकर्मकों के प्रकार, अभिकर्मकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स कि कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं। देखो मुख्य रूप से अपन दो तरह के रिएजेंट पढ़ेंगे। पहला अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक शायद दिक्कत नहीं। दूसरा अपन पढ़ेंगे नाभिक स्नेही, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो यहां पर जब भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल काम में लूंगा NU-, ये न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ऐसे काम में लेते हैं E+। अब देखो इनका शाब्दिक जो अर्थ है उसके आधार पर ही इनका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल, फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखे। अब आप मेरे को ध्यान से सुनना मेरी बात, आप मेरे को ये बताओ इलेक्ट्रॉन लविंग यानी जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखे, और अपने को पता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेगा उस पर खुद पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल में ये है न्यूक्लियोन, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। न्यूक्लियोन क्या होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इन पर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो चार्ज किसका काउंट होगा, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, वे स्पीशीज जो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोन लविंग है उन पर खुद पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, तभी वो कहा जा पाएंगी, नाभिक स्नेही ये पॉजिटिव चार्ज के पास जा पाएगी। ठीक है। अब तो इसका मतलब अपने पास में क्या बात निकल के आई है
ये बात निकल के आई है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के खुद पर पॉजिटिव चार्ज होगा और नाभिक स्नेही के खुद पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ये मत मान लेना कि नाभिक है तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, नहीं, विपरीत चीजें ध्यान रखनी है। काउंटर आयन इन पर आएंगे, नाम के अकॉर्डिंग जो है वो सीधे चार्ज नहीं आएंगे। अब ये अपने बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होते हैं, लेकिन अब अपने को ये पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, पहचानने का तरीका, अभिलाक्षणिक गुण या फीचर्स इसके क्या क्या संभव है, वो बात अपन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही की करेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही को पहचानने के लिए किन किन चीजों को अपने को ध्यान में रखने होते हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिनको देखकर अपन ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं अपन इसको। अब फीचर्स, तरीके, पहला इसका जो फीचर है वो ये है सभी कौन कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होगी, पहचानने का तरीका, सभी धनावेशित स्पीसीज, ऑल पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, सभी धनावेशित स्पीसीज। अब देखना, जैसे धनावेशित स्पीसीज में मान लो मेरे पास में NO2 प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, R प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, यानी जितनी भी धनावेशित स्पीसीज है वो किस तरह क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगी। अब इनमें अपने को यह भी पता होना चाहिए कि कुछ अपवाद हैं जिनका लॉजिक है कि वो अपवाद क्यों है, वो पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी क्या नहीं होते, इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होते। जैसे मैं यहां पर इसी के एक्सेप्शन की बात करूंगा, अपवाद की बात करूंगा, एक्सेप्शन कह लो या अपवाद कह लो। देखो, जैसे मान लो मेरे पास है NH4 प्लस, जैसे अमोनियम आइन, हाइड्रोनियम आइन H3O प्लस, ये ऐसी स्पीसीज है कि धनावेश होने के बावजूद भी, धनावेशित होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। यानी अपन ने पहला ऊपर ही ऊपर लाइन लिखी है कि सभी धनावेशित स्पीसीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लेकिन अपवाद क्या है, NH4 प्लस और H3O प्लस जैसे आइंस होते हैं वो धनावेश होने के बावजूद भी क्या नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। देखो क्यों, देख मान लो अमोनिया में लिख रहा हूं, इसको आप आराम से चेक कर सकते हो। जैसे मान लो 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, इनके अलावा तीसरा आ गया तो बिल्कुल मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए, आप अपने आप पता कर लोगे कि यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है। कि जैसे मैं अमोनिया लिख रहा हूं, आपको पता है अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के पास में बाह्यतम कोश में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, और 3 क्या होते हैं इसके पास में, हाइड्रोजन, 3 क्या होते हैं, हाइड्रोजन। अब देखो अष्टक ने क्या बताया था, अष्टक के अकॉर्डिंग बाह्यतम कोश में जिस केंद्रीय परमाणु के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो क्या हो जाता है, स्थायी यौगिक बनाता है। तो जब भी बंध बनता है, जैसे ये बंध बन गया, ये बंध बन गया, ये भी बंध बन गया, तो ये 2, 4 और 5 ये इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के हैं ही, बंध बनाने वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन भी इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो इसका अष्टक क्या हो गया, पूरा। अब अष्टक पूरा हो गया तो मैं अमोनिया को इस तरह से लिख सकता हूं क्या, NH3 लिख दिया। इस अमोनिया की मैं अभिक्रिया करवाता हूं किसी प्रोटॉन से या H+ से, H+ के पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके पास में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करेगा, देगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, NH4+। क्यों, क्योंकि इसने अपने पास से इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे धनावेश आ गया। अब सुनना,
यहां पर इसका अष्टक क्या है? पूर्ण है। अमोनिया का अष्टक क्या है? पूर्ण। 8 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूर्ण होने के बाद जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो लोन पेयर है, इसको ये किसी को भी दे, अष्टक पूर्ण होने के बाद में ये बंध बनाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। कभी भी क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रोफाइल। कारण क्योंकि इसका अष्टक क्या है? पूर्ण है। ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक नहीं है, अष्टक पूर्ण है। इस वजह से ये किस में शामिल नहीं होगा? ये इलेक्ट्रॉन स्नेह में शामिल नहीं होगा। ठीक साइड, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा H3O प्लस, सेम कॉन्सेप्ट। मैं वाटर लिखता हूं। देखो वाटर में ऑक्सीजन के पास में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, और 2 हाइड्रोजन हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 8। अष्टक पूरा। अब इसकी मैं मान लो प्रोटॉन देता हूं इसको H प्लस, तो यही ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए, 2 तो ये, 1 ये आ गया, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। यहां पर भी इसका अष्टक क्या है? पूर्ण है। उसके बाद में हाइड्रोनियम आयन बना है, तो बनो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंपल सी ट्रिक अपन इसको इस तरह से जान सकते हैं कि जो डोनर होता है, जो दाता होता है, वो जैसे कोई बहुत अमीर आदमी है, यानी जिसका अष्टक पूर्ण है, अमीर है, वो डोनेट करता है। इसका मतलब वो डोनेट करने से कभी गरीब नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो गरीब ही है, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो अमीर आदमी होता है वो डोनेट करता है, दान देता है, तो वो क्या नहीं होता? कभी भी गरीब नहीं होता वो। तब अपन इसको क्या, किस में शामिल नहीं करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल में। ठीक शायद, कोई दिक्कत नहीं है। सेम केस यहां पर भी लागू होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। तो पहली बात तो अपन ने ये सीखी कि सभी धनावेशित स्पीशीज क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ एक को छोड़कर, और उन अपवाद को अपन ने यहां पर शामिल कर लिया। इन अपवाद को भी अपन पढ़ चुके कि मान लो इनके अलावा अगर अपने पास में कोई आयन आता है, तो इनको भी अपन पहचानने में सक्षम है कि ये आयन पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि नहीं, क्योंकि अपने को अष्टक का कॉन्सेप्ट काम में लेना है। दूसरा मान लो कई ऐसी स्पीशीज होती हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होता, और वो उसके बाद भी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो उनको पहचानने का तरीका क्या है? रिक्त p तथा d कक्षक युक्त स्पीशीज, वैकेंट p एंड d ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीशीज। जैसे मान लो मैंने लिखा BF3, BCl3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इनके पास जैसे BF3, BCl3, AlCl3 रिक्त P है। अगर P कक्षक रिक्त होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डाले जाएंगे उसमें, तो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ठीक शायद, कोई दिक्कत नहीं। और जिनमें D रिक्त है उनमें भी D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे, तो वो भी क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो रिक्त P तथा रिक्त D कक्षक युक्त स्पीशीज भी किसकी कैटेगरी में शामिल होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं की। थर्ड जो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि मान लो दोनों ही केस नहीं हो, कोई तीसरा ही केस आ जाए, तो अपन इसको ये इस कैटेगरी में शामिल कर देंगे कि बहुबंध युक्त स्पीशीज, बहुबंध युक्त स्पीशीज, मल्टीपल बॉन्डेड, इंग्लिश में क्या बोल देंगे अपन इसको? मल्टीपल बॉन्डेड स्पीशीज। ठीक है, बहुबंध युक्त स्पीशीज। जैसे मान लो CO2 है, जैसे SO2 है, तो इसमें CO2 को खोल के लिखें तो अपन ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बहुबंध आ गया। बहुबंध युक्त स्पीशीज क्या होंगी? इलेक्ट्रोफाइल। देखो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। सिंपल थिंग। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्लासिफिकेशन है। इसको आप वीडियो पॉज करके या कंटिन्यू कर लीजिएगा। मैं पार्टीशन बनाकर उधर क्या बना रहा हूँ? न्यूक्लियोफाइल बना रहा हूँ, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही कह लो या न्यूक्लियोफाइल।
पहला पॉइंट वही आएगा, क्या सभी, वहां धनावेशित था तो यहाँ क्या होगा, ऋणावेशित। सभी ऋणावेशित स्पीसीज, जिन पे ऋणावेश होगा वो सारी की सारी क्या रहेंगी, इस कैटेगरी में शामिल होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं अपन, तो OH माइनस, OR माइनस, SH माइनस, सारी की सारी किस में शामिल होंगी, नाभिक स्नेही में। ये सिंपल अप्रोच है, इसमें कोई एक्सक्यूज या एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा अपन कह सकते हैं लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, लोन पेयर युक्त स्पीसीज, लोन पेयर युक्त स्पीसीज। जैसे मान लो मेरे पास में एल्कोहल ROH लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल। जैसे RSH न्यूक्लियोफाइल। जैसे RNH2 लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल। जैसे R2NH न्यूक्लियोफाइल। ये सारी की सारी क्या, बहुत सारी ऐसी हो सकती है और आगे भी हो सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल, वो सारी की सारी नाभिक स्नेही की कैटेगरी में शामिल होंगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना। NH4+ और H3O+, ये ना ही तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और ना ही क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि दोनों में ये क्या नहीं होते, शामिल नहीं होते। तो इनको अपने को अलग से ध्यान में रखना है। बाकी नाभिक स्नेही बहुत इजी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की पास में की स्टेप अपने पास ज्यादा है। नाभिक स्नेही अपने पास दो चीजें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, वहां पर अपन अपने और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। ठीक है, अब देखो मैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करना। क्वेश्चन ये है कि जो एग्जाम में आता है वही लैंग्वेज में यहां लिखूंगा, बाद में तो अपन हर यूनिवर्सिटी के जो 5 साल के पेपर हैं वो सोल्व करेंगे हर यूनिट के बाद में, कि इस यूनिट में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अपने को इस तरीके से इसको सोल्व करना है। 12th स्टैंडर्ड में अपने अलग पैमाना होता है चेक करने, कॉपी चेक करने का, मार्क्स का डिवाइडेशन का, मार्क्स ऑब्टेन का अलग तरीका होता है, यूनिवर्सिटी लेवल में अलग तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि निम्न में से इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही छांटिए, आइसोलेट कीजिए या कुछ भी दे सकता है, छांटिए। तो पहली बात जैसे दे देता है अपने पास में, मैं लिख रहा हूं NH4+ SH- एल्कोहल NH2- अमोनिया वाटर H3O+, और भी कैसे एमीन, सेकेंडरी एमीन भी अपन लिख सकते हैं। ये सब कुछ दे दिया, तो अपने को आंसर किस तरह से देना है, यहां अपने को लिखना है नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल कॉपी में, और यहां लिखना है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं, न्यूक्लियोफाइल अपने पास में है, देखो ये नहीं है, ये है SH-, जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो पहले लिख लो, NH2-। आगे तो यहां लिखना ऋणावेश, ऋणावेशित, यहां लिख लेना ऋणावेशित स्पीसीज है, क्योंकि अपन ने लिखा था कौन सी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। और भी न्यूक्लियोफाइल छांटने में ROH, NH3, H2O, RNH2, R2NH, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये कौन सी है, लोन पेयर युक्त स्पीसीज। तो ये ब्रैकेट में लिख दिया अपन ने अलग अलग कि क्यों है ये, कि अपन ने इनको न्यूक्लियोफाइल में शामिल क्यों किया। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में अपने पास में देखो यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है,
इलेक्ट्रोफाइल तो यहां लिखेंगे अपन नील। अब यहां पर NH4 प्लस और H3O प्लस का अपन नीचे नोट लगाकर अलग से डिटेल देंगे कि हालांकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन बावजूद इसके ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण है। ऑल्दो बोथ स्पीसीज हैव पॉजिटिव चार्ज बट दे does not include in the category of electrophile, that's why because they have complete octet. okay, ये अपने पास में नाभिक अभिकर्मकों के प्रकार हो गए, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब देखो, अब अपन इसमें जो टॉपिक है वो लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इंटरमीडिएट्स भी अपन पहले ले सकते हैं लेकिन टाइप्स ऑफ रिएक्शन ले लें, उनके बीच में इंटरमीडिएट आएंगे तो वो मैं बताते जाऊंगा आपको, या इंटरमीडिएट्स ले लो कोई दिक्कत नहीं। इंटरमीडिएट्स, मध्यवर्ती, देखो मध्यवर्ती का शाब्दिक क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, इसको मैं बताऊं आपको। तो अपन ये कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट्स का मीनिंग है कि मान लो आप लोगों के पास में ए बी ये कोई मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ में करवाई, सी के साथ में करवाई, और आपके पास में प्रोडक्ट के बतौर ए सी और बी बन गया, यही हुआ है। एक हाइपोथेटिकली काल्पनिक रिएक्शन शो करके बता रहा हूं आपको। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि हो ना हो इनके बीच में दो चीजें हुई है। पहला, एक तो इनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। क्या हुई है, बंध टूटे, भाई इन दोनों के बीच में बंध टूटा है और इन दोनों के बीच में बंध बना है। तो दूसरा क्या हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन। बंध टूटा है या बंध बना है। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले अपन ने बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ी थी ना, और बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या क्या बने थे अपने, कि समान विखंडन हो रहा था तो अपने क्या बने थे, फ्री रेडिकल बने थे, मुक्त मूलक बने थे। और अगर विसमान विखंडन हो रहा था तो क्या बने थे, आयंस बने थे। और वो आयंस क्या क्या थे, वो एनाइन था और क्या था, केटाइन। इसका मतलब इस अभिक्रिया में ये इस क्रिया कारक से इस उत्पाद बनने तक बीच में कुछ ऐसी अस्थायी स्पीसीज बनती हैं, अनस्टेबल स्पीसीज बनती हैं। इन अस्थायी स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। इन अस्थायी स्पीसीज को अपन मध्यवर्ती बोलते हैं। अब देखो मध्यवर्ती बात समझ में आ गई। अब ये मध्यवर्ती कितने टाइप के होते हैं और उन मध्यवर्ती की अपन अलग अलग स्टडी करेंगे कि उस मध्यवर्ती के बनने की क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी अभिक्रियाओं के दौरान ये मध्यवर्ती बनता है। देखिएगा टाइप्स या प्रकार। पहला प्रकार अपन पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन। जिसको अपन कार्ब धनाइन भी बोलते हैं, हिंदी में बताना चाहिए तो कार्ब धनाइन। दूसरा अपन कार्ब एनाइन भी बोलेंगे, कार्ब एनाइन। कार्ब रेनाइन कह दो इसको। थर्ड अपन ने भी पढ़ा है फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। फोर्थ कार्बीन, इसको हिंदी में कार्बीन ही बोलेंगे। फिफ्थ नाइट्रीन। सिक्स्थ एराइन या बेंजाइन। देखो इनके बारे में अपन परिचित हैं, कार्ब धनाइन, कार्ब रेनाइन और मुक्त मूलक।
अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कार्बोकेटाइन, नेगेटिव आ रहा है तो ऋणाइन, और ये रेडिकल आ रहा है तो मुक्त मूलक। ये कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन ये अपने लिए नए हैं, नई चीजें हैं। तो पहले अपन जो चीज पहले पढ़ी हुई है उसको पढ़ लेते हैं, उसका विस्तारित रूप थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन अपन ने 12th क्लास में बहुत ऐसी रिएक्शन जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया वगैरह पढ़ी है अपन ने विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ी है, E1 वगैरह। उनमें मध्यवर्ती के बतौर कार्बोकेटाइन बनता है, जो आगे वाली स्टेप में किसी नाभिक स्नेही से या किसी क्षार या बेस से संतुलित होकर वो क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो इनको अपन पहले स्टडी करेंगे ताकि जो पीछे वाली चीजें वो लिंक हो सके। तो सबसे पहले अपन लेंगे कार्बोकेटाइन। पहला इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। जो भी इंटरमीडिएट पढ़ेंगे अपन सबसे पहले इसकी बनाने की विधि पढ़ेंगे, फिर कौन सी रिएक्शन में ये प्रयुक्त होता है, बस इतनी सी बात है। तो सबसे पहले ये प्रिपरेशन, बनाने की विधि। पहली विधि अपन है ऐसे लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइडों द्वारा बाई एल्काइल हैलाइड, बाई एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइडों द्वारा किस तरह से कार्बोकेटाइन बनाया जाता है देखिएगा। जैसे मेरे पास में है RX, यहां पर अक्ष की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो अक्ष अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एलिमिनेट होगा, तो यहां किसका निर्माण होगा, R प्लस का, और अक्ष माइनस। अपने को क्या बनाना है, कार्बोकेटाइन, तो R कार्बन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। ये अपन सिर्फ एक रिएक्शन ऐसी शो कर रहे हैं, रिएक्शन यही नहीं रुकती है, इस बात का ध्यान रखना। अपने को यही रोकनी है सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली रिएक्शन यही नहीं रुकती है। कारण क्या है, कारण ये है, अभी आप लोग पढ़ चुके पीछे 5 मिनट पहले, कि ये जो बना है वो क्या है, आयन। और मैंने आपको बताया आयन होता है वो, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, और रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। तो ये केमिकल, अब देखो छोटी सी बात, अपने को जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन किसी केमिकल रिएक्शन को डील करते हैं या उसकी क्रियाविधि देखते हैं, तो अपने दिमाग में ये पिक्चर चलनी चाहिए कि बीकर में प्रोसेड हो रही है या टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन चल रही है, ठीक है। बोर्ड पे तो अपन उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन चल रही है, तो इस R+ को जो भी विपरीत आवेशित आयन मिलेगा उसके साथ में ये फ्यूज होगा, ठीक शायद कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अपने को सिर्फ यही बताना है, क्योंकि अपन सैद्धांतिक रूप से पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, कि अपने को कार्बोकेटाइन कैसे बनाता है, ऐसे बन गया। नेक्स्ट, दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि बाई एल्कोहल, एल्कोहल से भी अपन इसको बना सकते हैं। कैसे, कि मान लो मेरे पास में एल्कोहल है ROH, और ROH है, इसको मैं अम्लीय माध्यम में लेता हूं, तो अम्ल को मैं H+ से रिप्रेजेंट करता हूं। अपने को पता है कि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये अपने बंध के इलेक्ट्रॉन इस H+ को देगा, क्योंकि H+ के पास खुद के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो निकल गया, तब कौन सा चार्ज आ गया, धनावेश। अब अपने पास बना क्या है, ROH और ये H, इस पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कुछ कैनोनिकल रूल है, उनको अपने को ध्यान में रखना है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अधिक विद्युत ऋणीय एटम होता है, उस पर हमेशा कौन सा चार्ज स्टेबिलिटी बढ़ाता है, नेगेटिव। और कम विद्युत ऋणीय परमाणु पर कौन सा चार्ज उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, हाइड्रोजन, और R यानी कार्बन से ज्यादा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव। यहां कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने के कारण ये स्पीसीज क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गई, अस्थायी हो गई। इसके कारण क्या होगा, यहां से स्थायित्व मेंटेन करने के लिए ये बंध का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। जैसे ही बंध का इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, अपन क्या निकलेंगे, H2O का एलिमिनेशन हो गया, और यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, R+। कौन सा चार्ज आएगा, R+।
क्योंकि ये तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज आर पर या कार्बन पर आना क्या कहलाता है, कार्बोकेटाइन। तो ये सिंपल सी मेथड है जिनके जरिए अपन कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। अब अपन वो रिएक्शन डील करते हैं जिनमें कार्बोकेटाइन बनता है अभिक्रियाओं के मध्य। अपन पूरी अभिक्रिया लिखेंगे और मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन की बात अपन करेंगे। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। किसकी केमिकल रिएक्शन, कार्बोकेटाइन। जैसे SN1 रिएक्शन की बात करेंगे। अभी मैं पूरा आपको बताऊंगा SN1 रिएक्शन कौन सी होती है, क्यों SN1 इसको कहते हैं, क्योंकि वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जस्ट आगे आ रहा है, लेकिन उसमें मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो मैं डायरेक्ट एक बार ये ले रहा हूं। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसको SN1 क्यों कहते हैं, उसी टाइम पर अपन अच्छे से समझ में आएगी बात। अभी तो सिर्फ इतना समझो कि मेरे पास में एल्किल हैलाइड है, यहां से अक्स अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो लेके निकला है, किस फॉर्म में निकला है, माइनस में, और यहां क्या बना है, R+। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप कह लो इसको। और यहां सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस बने हुए R+ के पास में कोई ना कोई नाभिक नहीं Nu- वाला आकर अटैक करेगा और ये बन जाएगा RNu। ठीक साइड, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल, ये स्लो स्टेप होती है इसकी। अपने को सिर्फ यही बताना है, देखो ये क्या है आपके पास, रिएक्टेंट, क्रियाकारक, और ये अपने पास में क्या है, उत्पाद या प्रोडक्ट। तो देखना, क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य क्या बना है, मध्यवर्ती, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती। अब देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अपन स्केच करते हैं, जिसको अपन हिंदी में ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख कहते हैं। क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कि ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, किसमें, स्थितिज ऊर्जा तथा अभिक्रिया निर्देशांक, रिएक्शन कोऑर्डिनेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभिक्रिया निर्देशांक, इनके बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसको बोलते हैं ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, अब जो अपन ने लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन इस दिशा में बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है पता चल जाएगा, देखो अभी Rx, ये ले रहा हूं मैं सबसे पहले, मान लो Rx है, इसकी रूम टेम्परेचर पे इसकी इतनी एनर्जी है, तो मैं यहां लिख रहा हूं Rx। ठीक है, अब क्या होगा, Rx को मैंने टेस्ट ट्यूब में ले रखा है। ठीक है, यहां पर सोलवेंट भी है, एल्किल हैलाइड के बहुत सारे अणु हैं, तो इनमें कोलाइजन होगी या रूम टेम्परेचर में इनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे ये एनर्जी देंगे अपन, एनर्जी देंगे तो अपन एनर्जी देखो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो ऊपर बढ़ेंगे अपन। ये लो, यहां पर क्या होगा, धीरे धीरे इनमें R और अक्स के बीच में बॉन्ड टूटेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी ये पूरी तरह से बॉन्ड टूट जाएगा और बन जाएगा R+, इंटरमीडिएट। जैसे पूरी तरह से बॉन्ड टूटा है तो एनर्जी कंज्यूम हो गई, काम आ गई, तो एनर्जी क्या आ जाएगी, डाउन। ठीक है, अब इस अगले वाले स्टेप में देखो ये R+ बन गया, मैंने क्या किया, फिर धीरे धीरे यहां पर यहां पर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई, नाभिक स्नेही के साथ। क्या होगा, अब नए नाभिक स्नेही इस R के साथ धीरे धीरे नया नाभिक स्नेही क्या करेगा,
बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बॉन्ड पूरी तरह से इसके साथ में क्या होगा, बन जाएगा। तो यहां पर देखो, इनको बोलते हैं, इनमें आंशिक बंध बनते हैं और आंशिक बंध टूटते हैं। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें आंशिक बंध टूटते हैं और आंशिक बंध बनते हैं, ऐसी स्पीशीज को अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। तो ये दोनों तो कौन सी अवस्था है, संक्रमण अवस्था। और ये जो अपने पास में R+ बना है, ये क्या हो गया, मध्यवर्ती, किसी अभिक्रिया के मध्य में या बीच में बनने वाली अस्थायी स्पीशीज। लेकिन ध्यान रखना, ये अस्थायी है नो डाउट, लेकिन इनकी तुलना में, इन संक्रमण अवस्थाओं की तुलना में ज्यादा स्थायी है। क्यों, क्योंकि अपन क्या पढ़ते हैं कि ऊर्जा है, एनर्जी है, वो स्टेबिलिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है स्थायित्व की। ऊर्जा बढ़ती है, जैसे फैन है, उसको अपन ने एनर्जी दी तो ऊर्जा बढ़ी, तो पहले तो स्थायी था, अब वो घूमने लग गया तो उसका स्थायित्व क्या हो गया, घट गया, उसकी क्रियाशीलता बढ़ गई, स्थायित्व क्या हो गया, घट गया। तो यहां पर वही बात अपन करेंगे कि यहां पर देखो, इनकी ऊर्जा देखो, ये है, तो ऊर्जा कम किसकी है, इंटरमीडिएट की, इसका मतलब ज्यादा इसका क्या है, स्थायित्व, सीधी सी बात है। कम ऊर्जा, स्थायित्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किसका, इंटरमीडिएट का। अब ध्यान रखना, संक्रमणावस्था में पहली और दूसरी संक्रमणावस्था में ऊर्जा में अंतर होता है, वो बात भी अपन आगे करेंगे, अभी अपने को इस बात का पता होना चाहिए था। अब देखो, फिर अपन एक आगे लेते हैं, पहली अभिक्रिया SN1 हो गई, दूसरी अभिक्रिया इसके पैरेलल अभिक्रिया होती है एक, जिसको अपन E1 कहते हैं। E1 अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे मान लो अपने पास में कोई 2 कार्बन का एटलीस्ट लेना पड़ेगा, CH3CH2X, ये एल्काइल हैलाइड है। पहली स्टेप में ये एल्काइल हैलाइड बॉन्ड ब्रेक करेगा और CH3CH2++X- बनेगा। तो यहां पर जो स्पीशीज बनी है वो क्या बनी है, कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप में अपन क्या कहते हैं, इस कार्बोकेटाइन पर कोई अभिक्रिया करता है, कोई क्षार, कोई बेस OH-। अब जरा ध्यान देने वाली बात यह होती है कि कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन होता है, कार्बोकेटाइन से ये, अगर अपने से कोई पूछे C+ और C में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने का माप, तो विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होगी, C+ की होगी। ठीक है, तो यहाँ विद्युत ऋणता C+ की ज्यादा है। इस CH3 को मैं खोल के ऐसे लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से। इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देकर H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। इस H+ को कौन ले लेगा, OH-, क्या निकल गया, H2, और ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये विलोपन अभिक्रिया का मुख्य एग्जाम्पल यहाँ पर अपन देखेंगे, कौन सी अभिक्रिया का, विलोपन अभिक्रिया का। और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन ने देखी, दोनों अभिक्रियाओं के मध्य बतौर मध्यवर्ती के रूप में कार्बन का निर्माण होता है।